नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरे खास मेहमान है सीकर सांसद सुबेनानंद जी सरस्वती जी और साथ में है किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रणवा। सीकर की सियासत की बात करें तो दोनों ही बड़े नाम है और भाजपा की नीति रीति को आगे बढ़ाने की खासी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। अभी हाल ही में राजनीति के पुरोधा के तौर पर शेखावाटी क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले बाबोसा के नाम से पहचाने जाने वाले भैरव सिंह जी शेखावत का जन्म शताब्दी समारोह है। उनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही राजस्थान की राजनीति पर पैनी नज़र भी रखे हुए हैं। दोनों ही मेहमानों से आज राजनीतिक सवाल और साथ में ही भैरव सिंह जी बाबोसा के व्यक्तित्व पर सवाल होगा। दोनों ही मेहमानों का स्वागत, धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी सवाल मैं आप ही से शुरू करता हूँ। अगर बात करता हूँ मैं बाबोसा का एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं कल अरुण जी से भी बात कर रहा था कि एक ऐसा अजात शत्रु, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी भारत के हर कोने में उनके मिसाल दी जाती है, उनके व्यक्तित्व को उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या राजस्थान की सियासत में या राजस्थान के इस परिक्षेत्र में बाबोसा को जो जगह मिलनी चाहिए, बाबोसा को जो स्थान मिलना चाहिए, क्या कोई कसक रह गई या सब कुछ ठीक है? माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब शेखावाटी के सपूत थे। खाचरियावास की इस पावन धरा पर उनका जन्म हुआ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में वो कई बार मुख्यमंत्री रहे। उनका सफल कार्यकाल रहा। राजस्थान पिछड़े प्रदेशों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा राजस्थान को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा किया। चाहे किसानों को बिजली के कनेक्शन देने की बात थी, ज़मीनों के अधिकार देने की बात थी, शिक्षा के बारे में था, स्वास्थ्य के बारे में था, अंत्योदय योजना के बारे में था। हर गरीब मजदूर तक की बात यदि कोई करें तो उसकी तरफ अगर किसी का ध्यान जाता था तो माने भैरव सिंह शेखावत साहब का जाता था। बात रही उनके कद की काठी की, वर्तमान के अंदर से लेकर के राजस्थान की स्थापना तक जितनी श्रद्धा भैरव सिंह जी के प्रति हमारे प्रदेश की और क्षेत्र के लोगों की है, शायद कोई ऐसा नेता हुआ होगा कि जिनको उस श्रद्धा भाव के साथ में देखा जा सके। उनके इस शताब्दी समारोह के अवसर के ऊपर जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद संज्ञान लेते हुए इस बात को दर्शाया कि हमें भैरव सिंह शेखावत साहब की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और विधानसभा लेवल तक मनानी है। उसका प्रारंभ हम खाचरियावास से कर रहे हैं। उनकी इस पावन जन्मस्थली से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के और प्रदेश के विभिन्न अनेक प्रभावशाली नेता पधार रहे हैं। हरिराम जी, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ कि 1952 में बाबोसा भैरव सिंह शेखावत ने एक जीत का एक मैं कह सकता हूँ शेखावाटी में विशेष तौर पर दातारामगढ़ में जो शुरुआत करी थी। आते आते 1980 के बाद में भाजपा वही व्यक्तित्व जो यहाँ पर पोषक किया इस विचारधारा को, लेकिन आगे जाकर वो आगे जीत नहीं पाए, मतलब वैचारिक रूप से आगे बढ़ नहीं पाए। अभी पिछले चुनाव पर नज़र डाले तो थोड़ी सी कसक रह गई। हरिराम रणवा जो सीकर की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, दातारामगढ़ को लेकर कोई विशेष प्लान है, पार्टी कुछ विशेष सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्थायी रूप से एक सोच के साथ काम करते हैं। पिछले 2 चुनावों में कई प्रबंधन के अभाव में बहुत कम मार्जिन से इस सीट को हमने हारा है। मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में दातारामगढ़ का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में निश्चित रूप से जीत कर जाएगा। निश्चित ही ये उम्मीद को मैं अक्सर भाजपा वाला से सवाल लेता हूँ, लेकिन जो सवाल मैंने महाराज जी से शुरू किया है उस सवाल को मैं आपसे पूरा चाहूँगा। मैं जब भैरव सिंह जी के व्यक्तित्व पर राजवीर जी से बात कर रहा था, एक इंटरव्यू शूट कर रहा था, बता रहे थे मुझे कि जो व्यक्तित्व, और शायद आप भी ज्ञात हो इससे, 1980 की स्थापना में एक संस्थापक सदस्य के रूप में राजस्थान में उनका एक बड़ा कद काठी अभी बताया था, जो उनके लिए अभी भी आज भी सड़क की मांग होती है, उनके लिए आज भी एक नर्सिंग कॉलेज की मांग होती है, आज भी उनके लिए वो जो पहचान का मैं देखता हूँ कि कुछ चुनिंदे जगह अगर देखें तो उनका स्टैच्यू नज़र आएगा, उनके नाम से नामकरण नज़र आएगा। सीकर के वो पुरोधा, मैं कहता हूं कि मैं कभी नेताओं से बात करते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से, समाज से संबंध रखे, बोला आदरणीय हमारे भैरव सिंह जी,
तो फिर सरकारों ने उनके लिए वो, आज हम बात करते हैं किसी के लिए रोड की मांग कर लेते, वो क्यों नहीं हो पाता है? आखिर क्या इस चीज़ को कभी सरकार ने भी देखा है, महसूस किया है? उनका व्यक्तित्व बहुत विराट व्यक्तित्व था, और मैं यदि एक लाइन में मेरी बात को पूरी करूं तो भैरों सिंह जी जैसे व्यक्तित्व ने अपने पूरे जीवन को ईमानदारी और शुचिता से जिया, जो पूरे देश के लिए हमेशा प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के नाम से जितने इंस्टीट्यूशंस हों वो कम हैं, ऐसा लगता है। सरकारें निश्चित रूप से अपनी गति से काम करती हैं, लेकिन और अधिक प्रभावी रूप से उनके उस व्यक्तित्व के नाते सरकारों को ध्यान भी देना चाहिए और वो काम करना चाहिए। मैं इस बात से अपनी अक्सर सहमति जताता हूँ कि भैरों सिंह जी देश के बड़े व्यक्तित्वों में एक शामिल शुमार व्यक्ति थे, और इस नाते से बहुत प्रभावी रूप से उनके नाम से संस्थाओं के नामकरण होने ही चाहिए। महाराज जी, एक सियासी सवाल है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो मैं भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत जाती है। जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हो वहाँ की 8वीं विधानसभा है, पार्टी हार जाती है। क्या ये कभी आपकी समीक्षा मीटिंग, कभी आपकी बैठक, कभी आपका मंथन, कभी इसका मोटा नतीजा क्या निकला? जहाँ तक राजनीतिक प्रश्न आपने किया है कि विधानसभा हम हारे और लोकसभा में हम जीते जी, उसमें 2-3 विषय आते हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व, और यहाँ हमारी भाजपा की सरकार थी। कई बार छोटे मोटे इस प्रकार के इशू आ जाते हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है और लोकल इशू पर लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और वहाँ जैसा कि हरिराम जी ने कहा कि कई बार प्रबंधन की भी कमी रह जाती है। हमारी लगभग 30 सीटें हम 1000 के अंतर्गत हारे। पूरे राजस्थान में केवल मात्र 1.5 लाख वोटों का कांग्रेस का हमारा अंतर रहा था। यदि 1.5 लाख वोट और हमें आ जाते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती थी। वहाँ कहीं हमारी कमी रही, और इसके ऊपर पार्टी ने मंथन भी किया, चिंतन भी किया। लेकिन इस बार 2023 में ब्याज सुधा सहित वापस ले लेंगे और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। जो लोकसभा में आपने दिखाई दिया आपको, वो इस बार विधानसभा में आपको दिखाई देगा। लोकसभा का सेमीफाइनल 23 वाला चुनाव बताया जा रहा है, जिसमें 4 राज्यों का चुनाव है। उससे पहले हाल ही का रिजल्ट है, काफ़ी भाजपा के लिए थोड़ा निराशाजनक था। इस जवाब को आप अच्छी तरह से दे पाएंगे? प्रबंध की कमी मानी जाए, या फिर कहीं कोई ऐसा चूक हो गई भाजपा से जो जीत की उम्मीद कही जाती? शायद पहला एक ऐसा प्रबंध है भाजपा जो बड़े मार्जिन से हार गई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो मैंने आपको यहाँ भी बताया ना कि हम केवल 1.5 लाख वोटों से के अंतर से पीछे रहे थे जी। और कई बार स्थानीय मुद्दे होते हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति होती है। वो कहती है वहाँ कि हम बजरंग दल पर बेल लगा देंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। इस प्रकार से वो तथ्यों पर और विकास के कार्यों पर बात नहीं करके वो हमेशा ही तुष्टीकरण की बात करके आगे आते हैं, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं होता। इस प्रकार की पार्टी एक स्टेट में आ सकती है, लेकिन पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए पता नहीं कितने साल उनको लगेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको कि ये विषय इस प्रकार के होते हैं जिनमें आप उत्तर प्रदेश के परिणाम हमारे देखिए, अभी साथ में तो रिजल्ट आए हैं। केवल हिमाचल और कर्नाटक के अंदर भाजपा अगर ये कांग्रेस जीत जाती है तो उससे आप ये नहीं समझें कि देश में वो नेतृत्व कर पाएगी। वहाँ भयंकर बिखराव है। राजस्थान में तो हालात क्या है, उनकी पार्टी का उप मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, उन्हीं की पार्टी का जो एक अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति आज सड़कों पर घूम रहा है अपनी सरकार से न्याय मांगने के लिए। तो कांग्रेस तो बिखरी हुई है पत्तों की तरह से, और राजस्थान में उसके कहीं पैर टिकेंगे नहीं। हम पिछली बार जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत में आए थे, इस बार फिर उससे भी ज़्यादा वोट लेकर के और बहुमत में आएंगे। पिछली कसर इस बार हमारे लोग निकाल लेंगे। राजस्थान के किसानों की एक पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जहाँ तक है, केंद्र सरकार दावा करती है कि किसानों के हित के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो हमेशा कहता है कि किसानों का शोषण होता है। किसानों को जो तरक्की का, किसानों को जो सपने दिखाए जाते थे, किसानों की जो आय को डबल करने की बातें कही जाती थी, वो बेमानी है। ये हकीकत को शायद आप ज़्यादा जानते होंगे। इस पूरी चीज़ में तस्वीर क्या है? क्या किसानों को जो दावे किए जाते हैं वो दावे वास्तव में किसानों की पीड़ा अभी बनी हुई है, या फिर अभी कोई और सुधार की गुंजाइश है? निश्चित रूप से किसान समाज का वो तबका है जो देश का पालन करता है, अपनी मेहनत के बूते पर अन्न पैदा करता है। और उस किसान की चिंता यदि किसी ने की है तो मैं ये
कोट करके कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किसान की उपज और किसान की संतान दोनों शहर की सुविधाओं का लाभ ले सकें, इसकी चिंता अटल जी ने की। किसानों में उसके बाद काफ़ी जागरूकता आई। और मैं आज की बात करूं तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब सत्ता संभाली, उस समय कृषि का बजट केवल 25 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 1,25,000 करोड़ रुपए, उससे 5 गुना बजट इस बार की केंद्र की सरकार ने दिया है। मैं रणवा जी थोड़ा रुकूंगा। बेटर है कि आप किसी पॉलिसी के लिए बजट बढ़ा दीजिए। अभी मैं ये देखता हूँ कि जब किसानों से उस बजट का या उस पॉलिसी का धरातल पर लाभ नहीं जाए, ऐसा होता नहीं कि प्रबंध पर भी सवाल उठ जाता है। मैं आपसे वो चीज़ें जानना चाह रहा हूँ, क्या किसानों की आय डबल होगी? क्या किसानों को ऐसा लगे कि हाँ, उसका जो प्रोग्रेस की जो रफ्तार देखें वो तेज़ी से हो रही है, या आप ये अभी भी मानते हो कि इसमें गुंजाइश है, कुछ सुधार होना चाहिए, प्रबंध में और ज़्यादा सुधार होना चाहिए, सरकारों को किसानों की पीड़ा को और ज़्यादा महसूस करना चाहिए? निश्चित रूप से किसान समाज का वो तबका है जिसके बारे में और अधिक सुधार की गुंजाइश निश्चित रूप से बनी हुई है, वो करनी चाहिए सरकार को। सरकार उसके लिए प्रयासरत भी है। अभी एफपीओ देश में 10,000 एफपीओ बनाने का केंद्र सरकार ने निर्णय किया, जिससे सामूहिक खेती के आधार पर बाजार में खेती का मूल्य ठीक मिल सके और खेती की लागत घट करके किसान की समृद्धि बढ़ सके। इस दिशा में केंद्र सरकार नियमित रूप से प्रयासरत है। ये बात सही है कि किसान के हित को सोचकर जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर उतार पाना भी एक महत्वपूर्ण बात है। और उस महत्वपूर्ण बात के लिए भी मैं आपको चिन्हित करते हुए कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जनधन के खाते देश के प्रधानमंत्री जी ने खोले, आज किसान सम्मान निधि के नाम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने किसानों को भेजे हैं और एक का एक पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचा है। एक नए पैसा का कहीं बीच में लीकेज नहीं हुआ। इस प्रकार के प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार निश्चित रूप से प्रयासरत है और केंद्र सरकार चाहती है कि किसान के घर में बहबूदी आने से पूरे समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। निश्चित रूप से हमें इसमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता लगती है, जो पक्का किया जाएगा। छोटे छोटे एक एक सवाल और लूँगा। महाराज जी, अगर मैं उन सीटों की जिक्र करूं, सीकर की, क्योंकि सीकर की जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा है, सीकर की उन सीटों का जिक्र करूं तो सीकर में दातारामगढ़ वो है, आपकी फतेहपुर भी है। मैं दातारामगढ़ का बार बार कोट करता हूं कि दातारामगढ़ से अभी आप बैठे हो। दातारामगढ़ को लेकर एक कयास आता है कि जब विधायकों की या दावेदारी की बात आती है तो कभी सीकर सांसद का भी दाव यहाँ पर आ जाता है। खैर, मैं वो तो उसका जवाब तो आप दोगे। क्या लगता है कि क्या उम्मीदवार चयन को लेकर इस बार भाजपा विशेष तौर पर सीकर दातारामगढ़ को लेकर काफ़ी गंभीर है? पहले तो मैं हरिराम जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया था किसानों के संदर्भ में। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में किसान को जिस प्रकार से एमएसपी मिली है, सरसों की क्या स्थिति थी, आज सरसों का भाव आप देखिए, जौ की क्या स्थिति थी, अब जौ का भाव। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बार बार केंद्र सरकार के कहने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट, कार्यकारी एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमने उनको बार बार कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखिए। हमारा प्याज 3-4 रुपये बिका, पड़ोस में मध्य प्रदेश में 8 रुपये किलो सरकार ने खरीदा, इन्होंने एक पत्र नहीं लिखा। अभी हमने उनको बार बार कहा कि आप सरकार को पत्र लिखिए। बाजरे के संदर्भ में हमने कहा कि आप पत्र लिखिए, 1 किलो बाजरा नहीं खरीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गेहूं की एमएसपी दी है, बाजरे की एमएसपी दी है, जौ की एमएसपी दी है, सरसों की एमएसपी दी है, चने की एमएसपी दी है, जितनी भी दलहन है उनकी एमएसपी दी है। ये सब कुछ उन्होंने दिया है जो हमारे क्षेत्र में पैदा होता है। लेकिन यहाँ की सरकार के ऊपर कान पर जूं नहीं रेंगती और 1 किलो बाजरा, 1 किलो सामान खरीदती नहीं है, पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं। ये स्थिति है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी बहुत कुछ किसान को देना चाहते हैं और किसान की आय बढ़ाने के क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। खाद के ऊपर आज तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, बीज पर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है वो कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो ये उनका एक किसान के प्रति समर्पण भाव है। और आपने बात की कि यहाँ
दातारामगढ़ की बात कही, इस बार हमारी पार्टी बिल्कुल गंभीर है और सब लोग मिल करके इस बात को अब अनुभव कर चुके हैं कि हम इस बार दातारामगढ़ की सीट को जीतेंगे। पार्टी सर्वे के आधार पर, समीकरण के आधार के ऊपर टिकट देगी और एक मजबूत कैंडिडेट को उतारेगी और इस बार ये हमारी सीट भाजपा की झोली में जाएगी। कभी गलियारों में आपके नाम की भी चर्चा हो जाती है? वो पार्टी का विषय है। बाकी मेरा तो हमेशा रहा है कि भाई मैं पिछली बार 2 बार सांसद का चुनाव लड़ा है और मेरा मन है कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं। बाकी पार्टी की व्यवस्था रहती है इसमें, नहीं तो मैं टिकट एमपी के लिए बांट सकता हूं, ना विधानसभा की बांट सकता हूं। बाकी आप तैयार तो हो मेंटली रूप से? नहीं, पार्टी अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं तो एक पंच के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। विधानसभा की बात तो दूर रही। स्वामी सुमेधानंद जी को पार्टी कहीं भी अपने काम में लेना चाहेगी, स्वामी सुमेधानंद पार्टी हित में वहाँ समर्पित रहेगा, लेकिन वर्तमान में मेरा विचार सांसद के लिए ही है। राम जी रणवा की आप ही की जब पॉलिटिकल बीट को देकर कवरेज कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि आप भी एक विधायक के बतौर लंबे समय से उस कतार में हो, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हो। एक कसक है कि यस अब तो विधायक बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता हमेशा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में रहता है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जिन विषयों का निर्णय करता है, मुझे लगता है वो बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं। उनके निर्णय की अनुपालना प्रत्येक जिम्मेदार कार्यकर्ता करता ही है। मैं भी एक पार्टी के निष्ठावान और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की श्रेणी का व्यक्ति अपने आप को मानता हूं और इसलिए पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी संगठन में काम करने के नाते दी है, मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है कि मैंने ज़िले में जिलाध्यक्ष के नाते काम किया, जिला महामंत्री के नाते काम किया, सीकर यूआईटी में मैंने चेयरमैन के नाते काम किया और आज मैं राजस्थान के किसानों के हितों के लिए किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। इतने बड़े अनुभव को देखते हुए क्या 2023 के सीकर के किसी विधानसभा में मैं हरिराम रणवा का एक नाम, एक चेहरा देखा जा सकता है? ये निर्णय पार्टी को करना है। पार्टी निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से देखना ही है। एक छोटा सा कमेंट, अभी आपकी प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ था, क्या लगता है सीकर की कार्यकारिणी में या बाकी स्टेट की कार्यकारिणी में कभी चर्चाएं चलती हैं? ये विषय प्रदेश का है, मेरे से संबंधित विषय नहीं है। प्रदेश और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ उचित निर्णय की सोचेगा, करेगा, वो पार्टी हित में ही करेगा। सोशल इंजीनियरिंग की बात है तो अभी संगठन बदला है। पहले एक जाट समुदाय से आते थे, अभी एक आपके जोशी जी जो बने हैं ब्राह्मण समुदाय से बन गए, फिर उसके बाद में उपनेता पर। ये तमाम जो एक जातीय रूप से जो बदलाव हुआ है, क्या इसमें और गुंजाइश है संगठन में या अब जो पूछे ठीक है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर, 36 कौमों को साथ लेकर काम करती है। संगठन में स्वाभाविक रूप से जब संगठन का प्रदेश का नेतृत्व परिवर्तित होता है तो उसके साथ प्रदेश की टीम में भी कुछ बदलाव अपेक्षित रहते हैं। ये निर्णय चूँकि चुनाव का समय निकट है, इसलिए प्रदेश की कोर कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर इस विषय पर निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में बहुत पारदर्शिता रहती है। पार्टी हित को प्राथमिकता रख के निर्णय किए जाते हैं। जो भी निर्णय होंगे निश्चित रूप से वो पार्टी हित में होंगे और 2023 और 2024 दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी 23 का राजस्थान में पूरे बहुमत के साथ और 24 का देश में पूरे बहुमत के साथ जीतने वाली है। अभी सांसद जी बता रहे थे कि पूरी तरह से तैयार है, अगर पार्टी मुझे जहां कहीं भी मौका दे, या चाहे पंच हो, विधायक हो, कहीं भी। क्या हरिराम जी रणवा भी तैयार है कि दातारामगढ़ में अगर मौका दे तो आ जाए? नहीं, दातारामगढ़ में बहुत सारे कार्यकर्ता अपना प्रयास करते हैं। मुझे पहले भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कई बार कहा है तो मुझे पार्टी चुनाव में मौका देगी तो मेरी इच्छा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ने की है। ये शायद जो चीज़ का जवाब मैं चाह रहा था वो देर सवेरे वो उस चीज़ का जवाब आया है। दोनों ही मेहमानों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।